हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025-26 हिंदी की पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर करवा रहे हैं और हमने हिंदी के सभी जो है अध्याय से गद्यांश आधारित प्रश्न उत्तर करवा दिए हैं और यह है आपका पार्ट 5 और यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो हम इसमें देखेंगे आज आपको, जैसा कि आप जानते हैं कि ये 6 नंबर का आता है एग्ज़ाम में और 3 प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न करने पर आपको 2 नंबर मिलते हैं और अध्याय है 5 और इसको लिखा है सुमित्रा नंदन पंत लेखक ने। तो चलिए देखते हैं इनका पद। तो इन्होंने चीटी लिखा है, तो चीटी पर सबसे पहले हम देखेंगे। तो चीटी के लिए लिखा है, चीटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तमके धागे सी ओ हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलझुल, वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत। मतलब चीटी के ऊपर लिख दी है कि चीटी कितना काम करती है और कैसी दिखती है। तो इसके बारे में आपको बता दें कि यहाँ पे प्रस्तुत दोहे, आगे देखेंगे प्रश्न देखेंगे, इस पर आधारित 3 प्रश्न मिलेंगे आपको। प्रस्तुत दोहे के संदर्भ लिखना है, दूसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तीसरे में आपको कवि पंत ने किस भाषा शैली को ग्रहण किया है इसके बारे में देखना है। तो हम यहाँ सबसे पहले संदर्भ देखेंगे। संदर्भ कैसे लिखेंगे कि संदर्भ 2 बार आ गया, कोई बात नहीं। प्रस्तुत पद्यावतरण प्रकृति के सुकुमार, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहते हैं? प्राकृतिक के सुकुमार। कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को। तो ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित युगवाणी काव्य संग्रह की चीटी शीर्षक कविता से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित किया गया है। तो चीटी कहाँ से ली गई है? चीटी कविता, तो चीटी कविता इनके युगवाणी रचना से। युगवाणी क्या है? काव्य संग्रह है इनका। ठीक है, तो अब हम प्रसंग देखेंगे। देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले हम प्रसंग जरूर लिखेंगे। तो प्रसंग है, इस अवतरण में कवि ने चीटी जैसी लघु प्राणी की परिश्रमशीलता का वर्णन करके मनुष्य को उससे प्रेरणा प्राप्त करने का संदेश दिया है। देखिए, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ यूपी बोर्ड की फुल तैयारी करवाएंगे। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखेंगे? कवि प्रश्न करता है कि क्या तुमने कभी चीटी को ध्यानपूर्वक देखा है? चीटियों की पंक्ति एक सरल मतलब क्या होता है? जो सीधी लाइन होता है उसको हम सरल कहते हैं, यानी ये सीधी लाइन क्या हो जाएगी? सरल रेखा कहेंगे। तो चीटी कैसे चलती है? वो सरल रेखा में चलती है। काली और विरल रेखा के समान प्रतीत होती है। वह अपने छोटे छोटे पैरों से प्रतिक्षण चलती रहती है, मतलब प्रतिक्षण चलती रहती है, यानी कि वो रुकती नहीं, उसके छोटे छोटे पैर हैं और वो हमेशा चलती रहती है। चींटियाँ जब मिलकर चलती हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कोई पतला काला धागा हिलडुल रहा है। जैसे काली चींटी के बारे में बात की गई है, तो काली चींटी जब लाइन से चल रही है तो ऐसा लगेगा कि सीधी सीधी कोई पतला धागा हिलडुल रहा है। और तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, तीसरे प्रश्न में भाषा और शैली 2 चीज़ें पूछी गई थी, तो इनकी भाषा कैसी हो जाएगी? सरल साहित्यिक खड़ी बोली। ये क्या है? सुमित्रा नंदन पंत जी की भाषा है। और शैली कैसी है? तो वर्णनात्मक शैली है। तो ये आपका एक पद कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ दूसरा पद देखेंगे जो कि चीटी से ही है। अगर ये चीटी से ही है तो इसीलिए हम यहाँ संदर्भ नहीं देखेंगे, संदर्भ इससे पहले में जो था वही सेम चलेगा। तो दूसरा पद हो जाएगा कि वह भी क्या देही है तिलसी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मेलो चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। तो ये क्या है? अभी इसमें सब में रेखांकित है, तो यानी कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। और तीसरा प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रस्तुत पद्यांश का भावांश लिखिए। और पहला क्या हो जाएगा? संदर्भ लिखना, जो कि हमने बता दिया है वही सेम चलेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जैसा कि हमने बताया था, रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले हम प्रसंग देखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने चीटी के गुणों और उसकी क्रियाशीलता का वर्णन किया है। अब हम व्याख्या करेंगे कि कवि कहता है कि उसका शरीर बड़ा नहीं, अपितु वह तिल के समान अत्यंत छोटा है। इतनी छोटी होते हुए भी चीटी शक्ति से भरी हुई इधर उधर घूमती है। दिन भर में वह कई मील की लंबी यात्रा पूरी करती है,
फिर भी वह थकती नहीं और निरंतर अपने काम से जुटी रहती है। धूप छाँव शीत वर्षा में रहती, कभी भी वह अपना कार्य करने से नहीं चूकती है। तो जो कवि है वो जो है समाज को क्या दे रहा है, एक संदेश दे रहा है कि जैसे चींटी एक छोटी सी होती हुई अपने काम को वो करती रहती है निरंतर, वैसे सभी लोग अपने काम में लगे रहें और काम को ही माने। तो देखेंगे हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। यहाँ तीसरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश का भाव साम्य इस प्रकार है कि जिस प्रकार चींटी धूप छाँव शीत वर्षा की चिंता किए बिना आजीवन श्रमशील बने रहने की प्रेरणा देती है, उसी प्रकार रामनरेश त्रिपाठी भी मृत्यु परंत कर्म करने हेतु प्रेरित करते हुए कहते हैं, क्या कहेंगे कि कर्म तुम्हारा धर्म अटल हो, कर्म तुम्हारी भाषा हो, सकर्म ही मृत्यु तुम्हारे जीवन की अभिलाषा। तो देखिए हमने सुमित्रानंद पंत की कविताओं में हमने उनका व्याख्या करते हुए रामनरेश त्रिपाठी की ये 2 लाइन लिखी जो कि बहुत अच्छी है। अगर आप याद कर सकते हो तो इसको भी आप लिख सकते हो। चलिए देखेंगे नेक्स्ट में हम चंद्रलोक में देखेंगे। तो देखिए अभी हमने चींटी देखा, चींटी भी किसकी थी, तो सुमित्रानंदन पंत की, और चंद्रलोक भी सुमित्रानंदन पंत की है। तो तीसरा क्या हो जाएगा, दिग्विजय मनुसुत निश्चय या महत ऐतिहासिक क्षण है, भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन, युग युग के पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, समारंभ शुभ नए चंद्रयुग का भू को दे गौरव। तो ये कहाँ से लिया गया, तो ये चंद्रलोक से लिया गया है। तो जैसा कि हमने बताया था चींटी में मैंने एक संदर्भ लिखाया था, तो यहाँ भी हम एक संदर्भ लिखाएंगे चंद्रलोक में प्रथम बार में। तो पहला प्रश्न हो जाएगा संदर्भ लिखना, दूसरे में क्या रेखांकित अंश की व्याख्या, तीसरा प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना होगा क्या है कि कवि की क्या मंगल कामना है, यानी जो कवि है वो क्या मंगल कामना कर रहा है। तो यहाँ हम सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देंगे। तो चलिए उत्तर पर देखते हैं। संदर्भ के प्रस्तुत पंक्तियाँ कविवर सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित ऋता नामक काव्य संग्रह से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक कविता से अवतरित है। तो ये क्या हो गया आपकी, ये हो गया संदर्भ। अब हम प्रसंग देखेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले प्रसंग जरूर लिखना, जिससे नंबर अच्छे मिलेंगे। अगर आप प्रसंग नहीं लिख रहे हैं तो नंबर कम मिल सकते हैं। तो प्रसंग है, इन पंक्तियों में कवि ने मानव के चंद्रमा पर पहुंचने की ऐतिहासिक घटना के महत्व को व्यक्त किया है। तो चलिए अब हम रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, साथ ही में हम तीसरे का आंसर भी देखेंगे, तीसरे प्रश्न का उत्तर भी। तो यहाँ है मनुष्य का युगों युगों से चंद्रमा के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है। चंद्र विजय से युगों युगों का पौराणिक स्वप्न अब संभव हो गया है। चंद्रमा के संबंध में की जाने वाली मानव की मनोरम कल्पनाएं अब साकार हो उठी हैं। पृथ्वीवासियों को गौरवान्वित करने अब नए चंद्र युग का कल्याणकारी आरंभ हुआ है। तो ये क्या हुआ, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब हम यहाँ प्रश्न नंबर 3 का आंसर देखेंगे कि यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है कि अब सभी देशों के निवासी मानवों को परस्पर विरोध खत्म कर एक दूसरे के निकट आना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए। संपूर्ण विश्व एक ही देश में परिवर्तित हो जाए तथा सभी देशों के मनुष्य एक दूसरे के निकट आए, यह कवि की मंगल कामना है। तो अब हम देखेंगे चौथा पद देखेंगे। यहाँ पर क्या है, ये भी चंद्रलोक में प्रथम बार से ही है, इसीलिए हम यहाँ संदर्भ नहीं देखेंगे। यहाँ हम रेखांकित अंश की व्याख्या और तीसरा प्रश्न देखेंगे। तो चौथा है कि अणु युग बने धरा जीवन हित, स्वर्ण सजन का साधन मानवता ही विश्व सत्य, भू राष्ट्र करे आत्मार्पण, धरा चंद्र की प्रीति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानन। तो यहाँ पर आपको तीसरा प्रश्न देख लें, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या और पहला प्रश्न संदर्भ जो होगा हमने बता दिया है। तीसरा प्रश्न क्या है कि चंद्रमा और पृथ्वी का प्रेम संबंध जगत प्रसिद्ध क्यों है। तो चलिए हम सबसे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, जहाँ पर आपको सबसे पहले प्रसंग लिखना होगा। तो प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत
पंक्तियों में यह कामना की गई है कि अणुशक्ति परख और प्रयोग करने वाले यह वैज्ञानिक युग मानव जीवन के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। कल्याणकारी सिद्ध, यहाँ पर का लगा लीजिए। अब हम देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या कि कवि का कहना है कि विज्ञान का संपूर्ण विकास मानव जीवन के कल्याण के लिए ही होना चाहिए। परमाणु शक्ति मानव जीवन के विनाश का साधन न होकर पृथ्वी पर स्वर्ग के निर्माण का साधन बननी चाहिए। विश्व का एकमात्र सत्य है मानवता की भावना। इसके समक्ष समग्र पृथ्वी के राष्ट्र को आत्मर्पण कर देना चाहिए। अर्थात क्या है? अर्थात संपूर्ण विश्व एक राष्ट्र बने और संपूर्ण देश मानवता की ही बात सोचे। वे अणुशक्ति से एक दूसरे के विनाश की बात ना सोचे, वरन उससे मानवता के हित में लाएं। हम यहाँ तीसरा देखेंगे। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? चंद्रमा और पृथ्वी का प्रेम संबंध जगत प्रसिद्ध है, क्योंकि चंद्रमा पहले पृथ्वी का ही एक भाग था जो बाद में उससे अलग हो गया। आज पूर्णिमा पृथ्वी के दिन चंद्रमा को देखकर समुद्र के हृदय में ज्वार आता है, मानो यह पृथ्वी और चंद्रमा के प्रेम का परिचायक हो। तो ये आपकी क्या हो गई? तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हम को मेरी वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।